नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में सुनिए भेंट वार्ता। विषय है मानसून की वर्तमान स्थिति और मौसम पूर्वानुमान में अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक का उपयोग। विशेषज्ञ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा और भेंट करता है दिलीप झा। आज हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी। महानिदेशक होने के साथ साथ ये WMO जो विश्व मौसम संस्थान है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अभी हम सब जानते हैं कि मानसून का समय है और आपने एक मानसून पूर्वानुमान भी जारी किया था और अब मानसून अपने बीच के स्तर से जा रहा है। काफ़ी जगह बारिश भी है, काफ़ी जगह अतिवृष्टि हुई है, काफ़ी जगह शायद कमी भी रही हो, जैसे कि बिहार आदि राज्यों में कहा जा रहा है कि बारिश कम हुई है या नहीं हुई है। वर्तमान में मानसून की क्या स्थिति है देश में और क्या आपका जो पूर्व का आकलन रहा है उससे थोड़ा ये डिविएट हुआ है? अगर है तो इसके क्या वैज्ञानिक कारण रहे हैं? धन्यवाद झा साहब। अभी आप मानसून की स्थिति देखें तो 5 जून से अभी तक जो बारिश का आंकड़ा हमारे पास है सर्वभारतीय स्तर पे एबोव नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है। लगभग 5% ज़्यादा बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुआ है कंट्री एज ए होल के लिए। और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ कैसे बारिश हुआ है। अधिकांश जगह पर नॉर्मल से एबोव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कुछ एरिया ऐसा है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब कुछ हिस्से और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कुछ हिस्से, ईस्टर्न इंडिया के बिहार, झारखंड, अगेंस्ट वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ओडिशा के कुछ हिस्से में रेनफॉल सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया है। हमारा जो पूर्वानुमान था जो कि पहला चरण में अप्रैल 15 को और दूसरा चरण में मई 27 तारीख को जारी किया गया था, इसमें हम यही बोले थे कि इस बार मानसून एबो नॉर्मल रहेगा कंट्री एज ए होल और देश के अधिकांश जगह में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जैसे जम्मू एंड कश्मीर और एडजेनिक एरिया में मानसून डेफिशिएंट रहने का संभावना था। अभी तक ऐसे ही ढंग से मानसून बिहेव किए हैं। इसके बाद हम जून महीना के लिए पूर्वानुमान भी जून महीने के पहले, जुलाई के लिए जुलाई के पहले, अगस्त का पूर्वानुमान अगस्त के पहले भी जारी किए हैं। हमारा पूर्वानुमान था जून महीना में डेफिशिएंट रेनफॉल यानी बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी, जुलाई में एबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी और अगस्त में नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी। और आज की स्थिति ऐसी है कि जून में बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड किया गया, जुलाई में एबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड हुआ है और अगस्त महीने में अभी तक एबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी चल रहा है। मगर अभी जो हमारा पूर्वानुमान है इसके हिसाब से रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा कम हो रहा है और अगस्त का लास्ट वीक में फिर एक्टिविटी बढ़ेगा और सितंबर में भी। हमारा अभी भी यही उम्मीद है कि जो हम पूर्वानुमान किए हैं कि 106% ±4% रेनफॉल दीर्घावधि बारिश का होने का संभावना है 5 जून से 30 सितंबर के अंदर और इसी ढंग से अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है। जब एक एबो नॉर्मल रेनफॉल ईयर का सूचना दिया जाता है कि एबो नॉर्मल ईयर में एटलीस्ट कुछ ऐसे हिस्सा होगा जैसे 20 to 30% जहां आपका भी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। ऐसे ही सिचुएशन अभी भी देश में चल रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि एबो नॉर्मल रेनफॉल होने के कारण कुछ इलाके में फ्रीक्वेंट हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया, जैसे कि वेस्ट कोस्ट में केरला, कर्नाटक का कोस्ट और कोंकण एंड गोवा में, गुजरात में भी, जिसकी वजह से कभी कभी कोंकण, गोवा और केरला क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स, कोस्ट में भी लैंडस्लाइड्स, मडस्लिप भी रिकॉर्ड हुआ है। और इसके साथ साथ आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हिली रीजन देखेंगे, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में भी कभी कभी हेवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड हुआ है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, जून महीने में ज़्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रिकॉर्ड किया गया था, एक्सेस रेनफॉल एक्टिविटी। इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र में फ्लड आया और गुवाहाटी सिटी और दूसरा सिटी में भी फ्लडिंग सिचुएशन देखने को मिला है। जब भी अच्छा बारिश होता है उस सीजन में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसकी वजह से भी कुछ नुकसान हो सकता है। सो मोटामोटी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमने पूर्वानुमान किया था ऐसे ही अभी मानसून आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से पूरी देश में एग्रीकल्चर के लिए और दूसरे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए रेनफॉल सहायक होगा, ये हमारा आशा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचनाएं किसानों को उपलब्ध कराता रहा है इसके अलग अलग विभागों के द्वारा। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। नेशनल स्पेस डे की घोषणा की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जब इस तरह के पूर्वानुमान देता है, खास करके आपदा प्रबंधन में साइक्लोन वगैरह के लेके, मानसून को लेकर के, वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक को लेकर के
किस तरह से आप लोग अपने मौसम पूर्वानुमान में या मौसम की जानकारी देके पूर्व आपदा प्रबंधन में मदद करते हैं, और क्या अंतरिक्ष तकनीक के साथ साथ आप लोगों की अपनी तकनीक है जिसको आप उपयोग करते हैं? आप पूरा पृथ्वी को देखें तो इसका 2/3 से ज़्यादा जल है, समुद्र है, और जो स्थल है वो 1/3 से कम है। और समुद्र के ऊपर मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस लेना मुश्किल होता है। जब सैटेलाइट नहीं आया था तब शिप्स के माध्यम से ऑब्जर्वेशन लिया गया था, अभी भी ऑब्जर्वेशन ले जा रहे हैं, मगर वो बहुत इनएडिक्वेट था, सफिशिएंट नहीं था मॉनिटरिंग के लिए और फोरकास्ट देने के लिए। इसीलिए सैटेलाइट आने से पहले बहुत सारे आपदाओं जैसे साइक्लोन्स, डिप्रेशंस जो समुद्र में डेवलप होता है वो सब मिसिंग हो रहे थे। उसका मॉनिटरिंग जब आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसका फोरकास्ट भी ठीक नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से बहुत सारे जानमाल का नुकसान हो रहा था। कोई शिप डूब रहे थे, तो जब लैंड पे हीट हो रहा था साइक्लोन्स, तब भी बहुत सारे लोग मर रहे थे। फॉर एग्जांपल भोला साइक्लोन 1970 में 3 लाख पीपल बांग्लादेश में मर गए थे। मगर अप्रैल 1960 में जब टाइरस-1 सैटेलाइट लॉन्च हुआ यूएसए में, वहाँ से एक गोल्डन एरा का जन्म हुआ, सैटेलाइट एरा। और सैटेलाइट एरा से वजह से, तब तो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट था, धीरे धीरे 1974 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आया ग्लोबली। तब हर 3 घंटे पिक्चर मिलने लगा और आइडेंटिफिकेशन होने लगा वेरियस वेदर सिस्टम्स, और जो डिटेक्शन बढ़ गया तो इसका एटलीस्ट प्रेडिक्शन शुरू हो गया, प्रेडिक्शन देना सटीक से सटीक हुआ। इसके बाद इंडिया में 1982 में सैटेलाइट एरा का बिगनिंग हुआ, जब इंडिया नेशनल सैटेलाइट शुरू हुआ, इनसैट। 1983 में विधिवत रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोग इंडिया नेशनल सैटेलाइट का हुआ है। हर 3 घंटे हम इंडिया नेशनल सैटेलाइट का पिक्चर देखने लगा। इससे पहले हम फॉरेन सैटेलाइट, जैसे मैं बोल रहा था कि 1960 से, तब यूएसए ने एक हमको रिसीवर डोनेट किए थे जो कोलंबो ऑफिस में था, वहाँ हम सैटेलाइट पिक्चर रिसीव कर रहे थे। सो हमारे देश में इसलिए 1960s ऑनवर्ड्स मेजर साइक्लोन कोई मिसिंग नहीं हुआ है, और धीरे धीरे वो ज़्यादा सटीक हुआ, डाटा से भी डिजिटाइज्ड हुआ 1983 से, जब हमारा इंडियन सैटेलाइट डेटा आ गया। और 1990 से हम मॉडल रन किए, मॉडल में सैटेलाइट डेटा यूज होना शुरू हो गया और मॉडल फोरकास्ट भी बढ़ा। सो सैटेलाइट से जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे क्लाउड इमेजरी लेते हैं, आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशंस लेते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर लेते हैं, सी सरफेस विंड्स लेते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स, ये सभी पैरामीटर्स को हम डिजिटाइज करके न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में व्यवहार करते हैं। इसके साथ साथ हर आधा घंटे में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसको एनालिसिस करके अगले 3 घंटे में क्या होने वाला है, इसको भी ये मदद देता है। ऑफकोर्स मैं यहाँ बोल के रखूँ, सैटेलाइट सिर्फ ओनली ऑब्जर्वेशन नहीं है। सैटेलाइट के अलावा हम डॉप्लर रडार, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड रेन गेजेस और बहुत सारे ऐसे हमारे डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरीज, सभी को मिला के, माने सभी ऑब्जर्वेशंस परस्पर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन का छोटा नहीं बोल पाएंगे कि बड़ा नहीं बोल पाएंगे, मगर एक सैटेलाइट एक ब्रॉड स्केल ऑब्जर्वेशन एंटायर ग्लोब का दे सकता है, जो ग्राउंड ट्रूथ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाटा स्पर्श। इंडिया की बात करें तो हमारा हिमालय है टू द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, अरेबियन सी टू द वेस्ट, और इंडियन ओशन टू द साउथ है। इसके साथ साथ बहुत सारे हिल रेंजेस वेस्ट कोस्ट में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, गारो खासी जयंतिया हिल्स, मैंने और भी रेगिस्तान भी हमारे पास है। इसकी वजह से बहुत डाटा स्पर्श एरिया है। सो इसीलिए सैटेलाइट डेटा हमको बहुत मदद करता है मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, एनालिसिस के लिए, और इसके साथ साथ इसका डाटा जब हम इंटीग्रेट करते हैं मॉडल में, फोरकास्टिंग के लिए भी, तो दिखाया गया कि अबाउट 25 to 30% फोरकास्ट एक्यूरेसी जो मिलता है वो सैटेलाइट डाटा की वजह से मिलता है। और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल में टोटल डाटा जितना जाता है आप देखेंगे 90% डाटा सैटेलाइट से मिलता है, और 10% डाटा हमारा जो जाता है, हमारा ना सिर्फ पूरा ग्लोब में जो ग्राउंड ट्रूथ है, ऑटोमेटेड स्टेशन, ऑब्जर्वेटरीज, बेलून्स, रेडियो सन, रेडियो विंड्स, वहाँ से आता है। मगर अभी भी स्कोप है, जो सैटेलाइट डाटा 90% ले रहे हैं, इसमें क्वालिटी हम चेक करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव होने का और स्कोप है। और जो डाटा आ रहा है सैटेलाइट से वो सिर्फ 5% है, और 95% सैटेलाइट का डाटा है जिसको हम फिर यूटिलाइज कर सकते। ये तो हो गया हमारा वेदर का। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर हो कि एनवायरमेंट हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो कि वाटर रिसोर्सेस हो, ये सभी को मॉनिटरिंग करने के लिए और यहाँ वेदर फोरकास्ट का एप्लीकेशन कराने के लिए भी सैटेलाइट का डाटा बहुत यूजफुल होता है। और इसके साथ साथ जैसे जियो स्पेशियल डाटा जो भी सैटेलाइट से मिलता है वो भी बहुत यूजफुल होता है। जब आप सभी इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट या रिस्क बेस्ड वार्निंग देते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लास्ट 5 ईयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटी लेवल पर दे रहे हैं, और इसका सटीकता के लिए और इसका क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी सैटेलाइट का असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है।
ऐसा कहा जाता है कि सही समय पर सही समझ अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह आपदा प्रबंधन में, कृषि में अगर सही समय पर सही जानकारी दे दी जाए तो वाकई वो आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं। अभी वर्तमान में जो आपका मौसम विज्ञान विभाग है, इसकी तकनीक और विश्व की जो तकनीक है उसमें किस तरह के सहयोग होते हैं, और भारत मौसम विज्ञान विभाग किन किन देशों को इस तकनीक की सुविधा दे रहा है उनके लिए? मैं आपको बोल के रखूँ, ये जो मीटरोलॉजिकल साइंस है, जो वेदर और क्लाइमेट का साइंस है, ये एक नॉन लीनियर साइंस है और इसमें जो इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होता है वो सभी नॉन लीनियर इक्वेशंस है। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको इनडायरेक्टली सॉल्व किया जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के, नहीं तो पॉलिनोमियल फिटिंग करके। दोनों मेथड में जब इसको ये सोल्यूशन लाते हैं, इसमें पहला जरूरत ये होता है कि आपका इनिशियल स्टेटस क्या है एटमॉस्फेयर का, इसको निरूपण करना, इसको निरीक्षण करना। सो दुनिया भर में यही कोशिश रहा है सभी कंट्री में कि कैसे हम ये ऑब्जर्वेशंस लिया जाए इन सिटू, सैटेलाइट के माध्यम हो कि रडार माध्यम हो कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो कि डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरीज, मैन्ड ऑब्जर्वेटरीज हो। ये ऑब्जर्वेशन जितना सटीक होगा, जितना फ्रीक्वेंट होगा, जितना डेंस होगा, ये मॉडल का फोरकास्ट एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इतना मददगार होगा। इस लक्ष्य को देखते हुए ये जरूरत होता है कि जितना ऑब्जर्वेशन हम ग्लोबली लेते हैं वो सभी ऑब्जर्वेशन को हम एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि वेदर का कोई बाउंड्री नहीं है। आप वेदर इंडिया में फोरकास्ट करना चाहते हैं तो आपको भी पैसिफिक ओशन, जापान, चाइना में क्या हो रहा है, कि यहाँ अरेबियन सी, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अटलांटिक में क्या हो रहा है, इसका जानकारी होना चाहिए। जब आपको हर 7 दिन में क्या 15 दिन के पहले जानकारी देना है, पूर्वानुमान देना है भारतवर्ष के लिए, तो इसीलिए ये सिद्धांत लिया गया कि हम डाटा एक्सचेंज करना चाहिए, डाटा क्वालिटी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए इसको प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जन्म इस लक्ष्य को लेकर हुआ था कि ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है कि सभी देशों में कैसे ऑब्जर्वेशन को स्टैंडर्डाइज किया जाए, ऑब्जर्वेशन को एक्सचेंज किया जाए, रीजनली कैसे इसको इकट्ठा करके एनालिसिस किया जाए और फोरकास्ट दिया जाए। जो गरीब देश है, जिसके पास कोई संस्था नहीं है, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, जैसे कि जो जनमाल का नुकसान हो रहा है इसको मिनिमाइज किया जाए, और वेदर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को, इसका मॉनिटरिंग और फोरकास्ट की वजह से हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको त्वरान्वित किया जाए और हमारा प्रगति को सस्टेन किया जाए। इसके साथ साथ बाद में फिर देखा गया कि जो क्लाइमेट चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, इसका कैसे दुष्परिणाम सोसाइटी पर न रहे, इसको लेकर भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑर्डिनेट करते हैं, आईपीसीसी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हर साल एक ग्लोबल क्लाइमेट स्टेटमेंट जारी करते हैं कि अभी क्लाइमेट का स्टेटस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का स्थिति क्या है, हम क्या करना चाहिए। ये जो टेक्निकल एडवाइस यूनाइटेड नेशंस और अदर बॉडीज को दिया जाता है और सभी कंट्री को मदद करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में। भारत मौसम विज्ञान विभाग विश्व मौसम संस्थान में एक अहम भूमिका निभाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एक ग्लोबल लीडर है। विश्व मौसम संस्थान का पॉलिसी प्लानिंग में एक अहम भूमिका निभाते हुए अभी वाइस प्रेसिडेंट है, बिगनिंग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा है और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का सभी टाइम भारत मौसम विज्ञान विभाग में रहा है। हम इस डायरेक्शन पर काम करते हुए, रीजनल लीडरशिप लेते हुए साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, बे ऑफ बंगाल रीजन, अरेबियन सी रीजन और इंडियन ओशन रीजन पे जितने सारे कंट्रीज है उन सभी को मदद करते हैं मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए और फोरकास्ट के लिए। हम यहाँ एक रीजनल टेलीकम्युनिकेशन हब जैसे काम करते हैं डाटा एक्सचेंज कराने के लिए। वो डाटा ग्लोब का दूसरा कंट्री के साथ भी एक्सचेंज होता है। हम ये इंश्योर करते हैं कि डाटा का क्वालिटी अच्छा रहे। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारा जो मॉडल रन होता है हर दिन, लगभग 7 मॉडल रन होता है IMD में, इसका आउटपुट ये सभी देशों को उपलब्ध हो और उनका जो ज़रूरत होता है, जो हमको वो रिक्वेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम फोरकास्ट बना के उनको भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ हम एडवाइजरी ऑन डेली बेसिस इशू करते हैं, साइक्लोन के लिए, डिप्रेशन के लिए, लो प्रेशर सिस्टम के लिए जो बे ऑफ बंगाल अरबियन सी में डेवलप होता है, सीवियर वेदर जैसे कि हेवी रेनफॉल, विंड्स, वेव्स, स्टॉर्म सर्जेस, पूरे ये रीजन पे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जहाँ होने वाला का संभावना है, इसका जानकारी हर दिन अगले 5 दिन के लिए जारी करते हैं। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट अगले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है, इसका पूर्वानुमान हम भी यहाँ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर से जारी करते हैं। फ्लैश फ्लड जहाँ होने वाला है, इसका गाइडेंस हम साउथ एशिया में भी जारी करते हैं। रीजनल क्लाइमेट सेंटर जो हमारा पुणे में है, इसके जरिए हम एवरी सीजन के लिए पूर्वानुमान जारी करते हैं पूरा साउथ एशिया, ऑल कंट्रीज के लिए। और ये सभी पूर्वानुमान और ऑब्जर्वेशंस जो मिला, इसलिए जो तकनीक है उनका जानकारी के लिए, उसमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारा एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग सेंटर RMTC पुणे में है और एक दिल्ली में है। इसके माध्यम में डिफरेंट कंट्रीज का जो एक्सपर्ट्स है उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं। ये सभी लोगों का भी कभी कभी ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए
फिर हम हैंड होल्डिंग करते। सिर्फ इतना नहीं, हम सभी तरीके का डाटा उनको सपोर्ट करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जो हम कराते हैं, वो सभी का जो नतीजा होता है, ये सभी का जो एप्लीकेशन होता है, वो सभी भी सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरा रीजन को हेल्प करता है सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी को त्वरान्वित करने के लिए और लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को कम कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, साइक्लोन में जैसे नंबर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ हो रहा था, 1970 भोला साइक्लोन में 3 लाख लोगों का मृत्यु हो गया था बांग्लादेश में। इसके बाद 1973 में वर्ल्ड मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक इकट्ठे हुए हैं। एक WMS के पैनल ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हुआ 1973 में, और इंडिया को रिक्वेस्ट किया गया एज ए रीजनल लीडर हियर कि सभी कंट्री को एडवाइस देने के। इसको हम और त्वरान्वित किया। 1988 में रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना, और अभी मैं जैसे आपको बताया, हम ये जानकारी एवरी डे देते हैं। जो साइक्लोन आते हैं तो हर 3 घंटे देते हैं। इसका नतीजा यही हुआ कि ना सिर्फ इंडिया में अभी कोई भी साइक्लोन आता है तो कोई डबल डिजिट या सिंगल डिजिट डेथ होता है, जो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई हजारों संख्या में डेथ नहीं हो रहा है। ऐसे भी जितना हमारे कंट्री है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में 13 कंट्रीज जिसको हम पूर्वानुमान देते हैं, वहाँ भी लॉस ऑफ लाइफ कम हुआ है। और अर्ली वार्निंग स्टडी में पता चला कि पहला कदम होता है कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में, और अर्ली वार्निंग सटीक हो जाए, जैसे अभी हुआ है रिसेंट ईयर्स में। इसकी वजह से ये जो जनमाल का नुकसान हो रहा था दूसरा कंट्रीज में, इसको हम कम करने के लिए कोशिश किए हैं। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान और इसके साथ लगे आपदा प्रबंधन की तैयारी करने में अपनी विश्वसनीयता और अपनी दक्षता साबित की है, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और यह एक बहुत ही खुशी की बात है कि आपका संस्थान पड़ोसी देशों में, अरब कंट्री में, जैसा कि आपने 13 कंट्री के साथ कहा, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में मौसम की जानकारी दे रहा है। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक के साथ साथ जो अन्य तकनीकें हैं मौसम पूर्वानुमान में, न केवल आपदा प्रबंधन में, कृषि प्रबंधन में, पर्यावरण मॉनिटरिंग आदि में किस तरह से किया जाता है और किया जा सकता है, इन सब बातों पर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था मानसून की वर्तमान स्थिति और मौसम पूर्वानुमान में अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक का उपयोग। विशेषज्ञ थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, और भेंटकर्ता थे दिलीप झा। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर्णिला मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। दिल्ली पूरी तरह कंक्रीट का जंगल नहीं है। इसमें ऐसे क्षेत्र या प्रकृति भंडार हैं जो शहर के फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं, और ये एक ऐसा स्थान है जिसे स्थानीय वनस्पति और जीव अपना घर कह सकते हैं। इन प्रकृति भंडारों को जैव विविधता पार्क कहा जाता है। ये जैव विविधता पार्क महत्वपूर्ण देसी पौधों की सैकड़ों प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। जानवरों, सरीसृपों और उभयचरों की विभिन्न प्रजातियों को एक सुरक्षित घर प्रदान करते हैं, और इतने सारे प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित शीतकालीन घर हैं। ये पार्क दिल्ली NCR के लिए बहुत ही खास हैं और दुनिया को सफलतापूर्वक ये दिखाते हैं कि प्राकृतिक विरासत के संरक्षण को केवल वन क्षेत्रों तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, इसे शहरी इलाकों में भी किया जा सकता है। दिल्ली NCR में 7 जैव विविधता पार्क हैं। यमुना जैव विविधता पार्क यमुना नदी के तट पर वजीराबाद गांव के पास स्थित यमुना जैव विविधता पार्क यानी YBP दिल्ली के सबसे अच्छे प्रकृति भंडारों में से एक है। ये लगभग 457 एकड़ में फैला हुआ है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल और आर्द्र भूमि यानी नम भूमि क्षेत्र है। YBP ये पार्क देसी पौधों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में सफल रहा है। जब आप इस पार्क में जाते हैं तो वहाँ एक सूचना केंद्र होता है जिसमें पार्क में हुई सभी प्रकार की बहाली परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी मिलती है। पार्क का प्रकृति आरक्षित क्षेत्र सभी के लिए खुला है। पार्क में कई नमभूमि क्षेत्र हैं जो शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही आदर्श घर हैं। हर सर्दियों में पक्षी प्रेमी सभी प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इस पार्क में जरूर आते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क अरावली जैव विविधता पार्क देशी पौधों की प्रजातियों और तितलियों और पतंगों की कई प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। अरावली जैव विविधता पार्क वास्तव में लंबे समय से उन औषधीय पौधों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है
जो अब खतरे में है या विलुप्त होने की कगार पर हैं। पार्क के अंदर औषधीय पौधों की 240 से अधिक प्रजातियां हैं। साथ ही कई प्रकार के ऑर्किड और खतरनाक फर्न प्रजातियां भी हैं। पार्क में एक तितली संरक्षिका भी है, जहां रंग बिरंगी तितलियों और पतंगों की कई प्रजातियों को एक सुरक्षित घर दिया जाता है ताकि उनकी आबादी बढ़ सके और दिल्ली में एक बार फिर से पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन कीड़ों की स्वस्थ आबादी हो सके। याद रखें, तितलियां स्वस्थ पर्यावरण का संकेतक हैं और वे पक्षियों और मधुमक्खियों के बाद शीर्ष परागण करता है। नीला हौज जैव विविधता पार्क। नीला हौज में जो बदलाव आया ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशाल कूड़ेदान को देखकर किसने सोचा होगा कि ये एक समय में एक झील थी जहां पड़ोसी जंगलों से सारा अतिरिक्त पानी एकत्र किया जाता था और दक्षिण दिल्ली की एक बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता था। एक झील से डंपिंग पिट और वापस झील और नम भूमि तक इसकी ये यात्रा दिलचस्प है। झील से गाद निकालने के बाद नम भूमि बनाई गई जो अब प्राकृतिक जल शोधक के रूप में काम करती है। तिलपत घाटी जैव विविधता पार्क। ये पार्क दक्षिणी रिज पर 69.56 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और हरियाणा की अरावली पर्वतमाला से मिलता है। ये पार्क हरियाणा में असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य और अरावली से जुड़ा हुआ है। पार्क क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने के कई प्राकृतिक तरीके हैं और ये क्षेत्र के बड़े स्तनधारियों, विशेष रूप से बड़ी बिल्लियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि ये एक तेंदुए का क्षेत्र भी है। इस वजह से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र को जैव विविधता पार्क घोषित करने का निर्णय लिया गया। कमला नेहरू रिज। कमला नेहरू रिज 122 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के पास स्थित है। इस रिज को अपना प्रतिष्ठित हरा स्वरूप विलायती कीकर से मिलता है। तुगलकाबाद जैव विविधता पार्क। पार्क में 4 प्रमुख नम भूमि क्षेत्र हैं जो भूजल को साफ करते हैं। तुगलकाबाद जैव विविधता पार्क और उसके आसपास के जंगल भूमिगत जल के साथ साथ देशी पौधों और पशु प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पार्क में बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। उनके लिए ये स्थान एक महान क्लासरूम की तरह है क्योंकि पार्क प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने, भूमिगत जल के संरक्षण और पौधों और जानवरों की मूल प्रजातियों की देखभाल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है और वे किसी विशेष स्थान के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये भी बताता है। कालिंदी जैव विविधता पार्क। इस पार्क को 2015 सूची में जोड़ा गया तो कह सकते हैं कि ये सबसे कम उम्र में शामिल हुआ है, यानी एक यंग पार्क है। कालिंदी जैव विविधता पार्क यमुना बाढ़ के मैदानों का घर है जो संरक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम नदियों और उनके तटों के बारे में बात करते हैं तो हम तटीय वन प्रणाली को समझ रहे होते हैं। ये वन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये मिट्टी के कटाव और भूमि क्षरण को रोकते हैं। इस क्षेत्र को जैव विविधता पार्क घोषित करने के पीछे का उद्देश्य नाजुक नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना था। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।